गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 10th एंड 11th मई के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज आप जानते हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जो टेस्ट सीरीज है उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं इनको आप नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी जाकर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मार्किंग स्कीम है, जो ऑलरेडी जानते हैं इस मार्किंग स्कीम के बारे में, वो पहले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। एंड ये हमारा सेफ जोन समझा जाता है। और नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं इसे डेंजर जोन समझा जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अगर लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो प्रीलिम्स के क्रैक होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और 4 to 5 एमसीक्यूज में ये आपका अनसर्टेन जोन रहता है, बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो पास होगा या नहीं। इसी वजह से कोशिश करिए अपर 2 ब्रैकेट्स में आने के लिए, और नीचे के ब्रैकेट्स में भी मार्क्स आते हैं। देन विल डिस्कस कि उसे इंप्रूव कैसे करना है। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ। तो क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ चारों में से कौन सा है? न्यूज में था, जो भी करेक्ट आंसर है इसका क्यों न्यूज में था वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल लुमेन 16A, लुमेन 16B, लुमेन 16C और 16D। सोचिए क्या आंसर है, क्या पढ़ा था आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में। चलिए देखिए, रिसेंटली कुछ ऐसे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं जिन्होंने क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ ल्यूमिन 16A को फाइंड आउट किया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। अब ल्यूमिन 16A की यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस इसकी है क्लाउड बैंड्स। अब ये जो क्लाउड बैंड्स होते हैं ये आपको और कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं जुपिटर और सैटर्न के अराउंड। ठीक है, ये जो यूनिक क्लाउड बैंड्स होते हैं ये भी आपको ब्राउन ड्वार्फ्स ल्यूमेन 16A में देखने को मिले। रिसेंटली एस्ट्रोफिजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी और इसी वजह से ये न्यूज़ में था और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ ल्यूमेन 16A है, और न्यूज़ में किस वजह से था? क्योंकि इसके अराउंड भी क्लाउड बैंड्स मिले हैं, और जो कि जुपिटर और सैटर्न के अराउंड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्राउन ड्वार्फ के बारे में ये पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी गई है ब्राउन ड्वार्फ के बारे में, और हमें बताना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है। पहले कहता है देयर मास इज हैवियर देन स्टार्स। तो जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं इनका जो मास होता है वो स्टार से ज़्यादा होता है। देयर मास इज लेसर देन द प्लैनेट्स। प्लैनेट से इनका जो मास होता है वो कम होता है, हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोन एज फेल्ड स्टार्स। इनको फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहले स्टेटमेंट 3 को उठाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड और नोन एज फेल्ड स्टार्स। देखिए इनको फेल्ड स्टार इसलिए ही कहा जाता है, एक स्टेटमेंट पहले तो करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी, क्योंकि इनका जो मास होता है वो स्टार से कम होता है, इसी वजह से इनको फेल्ड स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम मास की बात करें तो किस तरीके से होता है? पहले तो होता है प्लैनेट का, इससे ज़्यादा होता है ब्राउन ड्वार्फ का, एंड देन उससे ज़्यादा होता है स्टार्स का। क्योंकि इनका जो मास है वो स्टार जितना नहीं होता है, इसी वजह से इनको फील्ड स्टार कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, और मैंने आपको बताया कि इनका जो मास है यहाँ पे प्लैनेट से ज़्यादा होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टाइरिन के बारे में है। स्टाइरिन इज फाउंड इन। स्टाइरिन किसके अंदर मिलता है ये पूछा गया। क्यों था ये न्यूज़ में वो भी डिस्कस करेंगे, पर पहले ये कहाँ पे मिलता है? क्या ये व्हीकल से निकलने वाले एग्जॉस्ट में होता है, सिगरेट स्मोक में होता है, या फ्रूट्स में होता है? तीनों में से कहाँ पे होता है सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, स्टाइरिन जो है ना, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये मिलता कहाँ पर है? ये व्हीकल से निकलने वाले एग्जॉस्ट में, सिगरेट स्मोक में, फ्रूट में, तीनों ही जगह पे ये पाया जाता है। रिसेंटली हुआ क्या है, एक गैस लीक हुई है जिससे कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम जगह है उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, खासतौर पे उसके अराउंड में, विसिनिटी में जो 5 विलेजेस हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि स्टाइरिन जो है वहाँ पे एक प्लांट था, स्टाइरिन का एक प्लांट था जहाँ पर गैस लीक हुई है, और इस वजह से ये जो न्यूज़ थी पूरी न्यूज़पेपर के अंदर थी, और हमने ये देखा कि जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो बेसिकली स्टाइरिन के जो प्लांट है, साउथ कोरियन की कंपनी जो LG है वो ऑन करती थी इस प्लांट को। वहाँ पे गैस लीक होने की वजह से विशाखापट्टनम के अराउंड में 4-5 जो विलेजेस है वहाँ पे लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है फिलहाल वो हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स इज रिलेटेड टू। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है वो किससे रिलेट करता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी से रिलेट करता है, कोविड-19 से रिलेट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करता है। सोचिए, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारी रैंकिंग क्या है, कौन लेके आए ये इस इंडेक्स को, वो सब डिस्कस करेंगे।
चलिए देखिए, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है ये कौन लेके आए, इसको लेके आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको लेके आई है। बेसिकली ये देखता है कि किस कंट्री ने क्या मेजर्स लिया है कोविड-19 को काउंटर करने के लिए, किस कंट्री ने कितने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं, किस कंट्री ने कितने वीक एक्शन लिए हैं, तो उसकी रैंकिंग करी जाती है। और ये जो रैंकिंग होती है 0 से 100 की स्केल में होती है। 100 मीन्स कि जो एक्शंस लिए गए हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, और इसी वजह से इंडिया का जो नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और रिसेंटली इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 100 का स्कोर रहा है। हमने 22 मार्च से जो था एक वॉलंटरी कर्फ्यू जो था वो स्टार्ट किया था, उसके 2 दिन के बाद ही जो था लॉकडाउन 24 मार्च से स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो हमारे मेजर्स रहे हैं वो कंपैरेटिवली बाकी अदर कंट्री से काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इसी वजह से जो परफॉर्मेंस भी हमारा रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है इस पूरे जो हमारा पेंडेमिक है उसको काउंटर करने में। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, किस लिए, ये कोविड-19 की वजह से। बी, उसमें हम जो वेरियस कंट्रीज होती हैं उसको रैंक करते हैं, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वंदे भारत मिशन को लेके है। वंदे भारत मिशन इज रिलेटेड टू, पूछा गया कि वंदे भारत मिशन किस चीज़ से रिलेट करता है। क्या ये इस चीज़ से रिलेट करता है, ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट कोविड पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रेन्स चलाई जा रही हैं उसको लेके रिलेट है। कंप्लाइंग टू लॉकडाउन में कितना कंप्लायंस हो रहा है उसको लेकर है। ब्रिंगिंग इंडियन नेशनल्स बैक, इंडियन नेशनल्स को वापस लाने के लिए है, या फाइंडिंग कोविड वैक्सीन को फाइंड आउट करने के लिए। सोचिए। चलिए देखिए, जो ट्रेन्स चलाई गई हैं वो वैसे आपको पता ही है, वेरियस कार्गोज जो प्लेन्स भी चलाए गए हैं वो वेरियस असेंशियल चीज़ें जो हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए करे गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर वंदे भारत मिशन चलाया गया है इसके अंतर्गत जो इंडियन नेशनल्स हैं जो कि बाहर फंसे हुए हैं वेरियस अदर कंट्रीज़ में, चाहे वो चाइना हो, यूएई हो, वहाँ से उनको लाने के लिए हमने ये वंदे भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया। इसके अंदर 64 फ्लाइट्स जो होंगी वो स्ट्रैंडेड इंडियंस को लेके आएंगी हमारी कंट्री में, अपनी कंट्री के अंदर। तो 12 कंट्रीज ऐसी वेरियस कंट्रीज है जिससे कि जो इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं वो वापस इंडिया में आ सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, ताकि भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों से वापस लाया जा सके, क्योंकि वो वहाँ पे फंसे हुए हैं टोटल लॉकडाउन की वजह से। ये देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु है, और पूछा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु इज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है ये। हमने इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, बट यहाँ पे आपको बताने क्या है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन एयरफोर्स ने। किस चीज़ के बारे में है वो तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट सोचिए पहले हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में, किसने इसको लॉन्च किया। चलिए देखिए, जो वंदे भारत आपका इनिशिएटिव था उससे मिलता जुलता ही ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने के लिए इंडियन नेवी सामने आई थी, तो 20 का करेक्ट आंसर है। इसमें होगा क्या, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा ओवरसीज से, मतलब ओवरसीज से उनको इंडिया में वापस लाया जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है, क्योंकि अभी रिसेंटली जगन्नाथ टेम्पल से कंसर्निंग एक यात्रा होती है उसकी शुरुआत होने वाली है, उस पर भी क्वेश्चन बनाया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, 1 बाय 1 रीड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय अनंत वर्मन चंदोगंगा, इसे अनंत वर्मन चंदोगंगा ने बनाया था, हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यामनिका तीर्थ, इसको यामनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जो कहा जा रहा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज ये पगोड़ा तो है बट इट इज नोन एज व्हाइट पगोड़ा, इसे व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब आती है बात सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की। इसे बनाया किसने था, इसे बनाया था किंग अनंत वर्मन चंदोगंगा ने, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब बात आती है तीसरी स्टेटमेंट की, कि इसे क्या यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो यस, इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, और उसको कहने का रीज़न यही है, जो यम होते हैं, यम इज़ द गॉड ऑफ डेथ, यमा को गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आके, इस टेम्पल में आके आप जो डेथ होते हैं उसको नलीफाई कर देते हैं, इस वजह से इसे यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इस वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। एक बार देख लीजिए, ये जो आपका जगन्नाथ टेम्पल है ये दिखता कैसे है, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर चैरियट फेस्टिवल। चैरियट फेस्टिवल के लिए कौन सा जो स्टेट है वो फेमस है। सोचिए, क्या वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर उड़ीसा है। सोचिए। चलिए देखिए, हमारा आंसर तो यहाँ पे उड़ीसा है। आपने सुना भी होगा, जो आपके यहाँ पे यात्रा होती है, जो रथ यात्रा होती है, वो उड़ीसा में काफ़ी फेमस है, जिसे चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये स्टार्ट होने वाली है 23 जून से,
और इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अलाउ कर दिया है कि आप ये जो चैरियट्स हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो रथ बनाने हैं आपको इस यात्रा के लिए वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन कोविड-19 में जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं उसको आप फ्लाउट नहीं करेंगे, उसको फॉलो किया जाएगा ताकि ये जो आने वाली यात्रा है इसको परफॉर्म किया जा सके। ये एक 9 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है और ये जो है बेसिकली क्या प्रतीत करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड कृष्णा जो वृंदावन वापिस आए थे उस चीज़ को ये दिखाता है। तो बैकग्राउंड भी आपको पता चल गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अभी ये रिलैक्सेशन दी है उसकी वजह से एक क्वेश्चन था। अब आपको चैरियट फेस्टिवल के बारे में पता चल गया और पीछे हमने जो क्वेश्चन जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पूछा था वो भी इससे रिलेट करता था, वो भी आपको पता चल गया। हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो है डी। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, AIIB, और इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। फिर इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ AIIB। इंडिया जो है वो AIIB का मेंबर है, हो सकता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। सोचिए क्या आंसर होगा। AIIB के बारे में हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए देखिए, रिसेंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन जो है अप्रूव करे हैं एज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया इनिशिएट कर रहा है कोविड-19 के लिए। हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि इंडिया ने AIIB से 500 मिलियन जो है उसको कोविड-19 को फाइट करने के लिए मांगे हैं और वो जो है बात चल रही थी कि ये बहुत जल्दी जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसको अप्रूव कर दिया गया। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ AIIB। यस, इंडिया जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग के अंदर है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बैकग्राउंड न्यूज़ भी आपको पता चल गई कि ये जो 500 मिलियन जो डॉलर्स देने थे ये अप्रूव हो चुके हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम के बारे में पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है PMRF स्कीम के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2018, इसे 2018 में स्टार्ट किया गया था। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एडमिशन इन PhD प्रोग्राम, तो PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये स्कीम है। IITs एंड ISCs कम अंडर द एम्बिट ऑफ दिस स्कीम, इसमें IITs और ISCs में भी एडमिशन लिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर की जो ये स्कीम थी इसके अंदर MHRD ने काफ़ी सारे अमेंडमेंट के साथ इसको लेकर आई। इसमें काफ़ी सारा बदलाव किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PhD जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने का मौका मिल सके। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का प्रोविजन रहता है। 2018 में ये जो स्कीम थी वो लॉन्च करी गई थी और इसकी एम्बिट में IITs दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर, ये भी आते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब देखते हैं कि बदलाव क्या किए गए। कुछ बदलाव इसके अंदर करे गए हैं, जैसे कि इसमें फेलोशिप जो रहेगी वो 70,000 पर मंथ रहेगी फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, फिर 75,000 पर मंथ है फॉर द थर्ड ईयर, 80,000 पर मंथ इन द 4th एंड 5th ईयर। ये जो है इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो रिसर्च ग्रांट है वो 2 लाख पर ईयर रहेगा और जो कि फेलोज को दिया जाएगा पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। इसमें और क्या चीज़ करी गई है, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप। लेकिन पहले क्या था, पहले अर्लियर द फेलोशिप स्कीम वाज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स होते थे, IIT से होते थे, ISC से होते थे, NITs, IISER या IEST, IIIT से होते थे। इन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउड था फेलोशिप स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अभी कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो स्टूडेंट है इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और इससे बेनिफिट ले सकता है। ये सारे जो बेनिफिट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए। डीपली इसको आप देखना चाहते हैं तो ये स्कीम दे रखी है। मैंने आपको बता दिया ISCs एंड IST जो है वो भी इसमें डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपको बता रखा है। इसमें बेसिकली गेट का जो स्कोर होता है उसको कंसिडर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स जो है हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लोजेस्ट नॉन ब्राउन ड्वार्फ कौन सा था, ल्यूमेन 16a था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था 3 स्टेटमेंट के बारे में। इसमें हमने ये देखा था कि मास जो होता है वो मैंने आपको बताया था, मास किसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो मास था वो स्टार का था, उसके बाद हमारा ब्राउन ड्वार्फ का था और फिर आपका प्लैनेट्स का था। इसे फील्ड स्टार भी इसी वजह से कहा जाता था बिकॉज इसका जो मास था वो स्टार से कम था। आंसर हमारा यहाँ पे सी था। इसके बाद डिस्कशन किया था स्टायरीन के बारे में। स्टायरीन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये तीनों चीज़ें आती हैं। रिसेंटली जो स्टायरीन का जो एक प्लांट था वहाँ पे गैस लीक को देखा गया और इसकी वजह से विशाखापट्टनम के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में देखा था। इसमें देखा जाता है कि कोविड-19 के लिए आपने कितने स्ट्रिक्ट चीज़ें जो हैं वो करी हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा रहा है इसके अंदर। फिर हमने देखा था वंदे भारत मिशन के बारे में। वंदे भारत मिशन जो था वो था कि आप अपने नेशनल्स को, इंडियन नेशनल्स को, भारतीय जो नागरिक है जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस अपनी कंट्री में कैसे लेके आते हैं, इसके बारे में वेरियस फ्लाइट्स चलाई गई थी। अराउंड 64 फ्लाइट्स हैं वो इसको लेकर चलाई गई हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था इसके बाद
ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में इंडियन नेवी का प्रोग्राम था, ये रिपैट्रिएट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को, ये भी हमने देखा था, मिलते जुलते प्रोग्राम है। और फिर जगन्नाथ टेम्पल के बारे में डिस्कशन किया था। व्हाइट पगोड़ा कहते हैं, किंग अनंतवर्मन चंदोगांगा ने बनाया था ये, एंड इसे यमनी का तीर्थ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यम दैट इज गॉड ऑफ डेथ जो होता है उसको नलीफाई किया जा सकता है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था चैरियट फेस्टिवल के बारे में, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है रथ यात्रा। और अभी रिसेंटली MHA ने दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि आप चैरियट जो होते हैं, रथ जो होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो करिएगा। 9 दिन का ये फेस्टिवल होता है और मार्क करता है रिटर्न ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू वृंदावन। इसके बाद हमने AIIB के बारे में डिस्कशन किया था। 500 मिलियन का जो फंड था वो अप्रूव कर दिया गया है। इंडिया इसका मेंबर भी है और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर है। PMRF स्कीम के बारे में हमने देखा था। ये बेसिकली गेट का स्कोर जो होता है उसमें कंसीडर किया जाता है और 2018 में स्टार्ट किया गया था। अभी कुछ रिसेंटली चेंजेस करे गए हैं इसके अंदर। PhD के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है। IITs ISCs जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो ये जो थे कुछ चेंजेस इसके अंदर करे गए थे। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। टेस्ट सीरीज जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं और कंपेयर करिएगा अपने स्कोर को दूसरों से। देन जो मार्किंग है वो हमारी कुछ इस तरीके से थी। अगर आपके अपर 2 ब्रैकेट्स में स्कोर आए हैं देन आई विल से कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के अगर ब्रैकेट में मार्क्स आए हैं देन डेफिनेटली यू आर इन द डेंजर जोन। पहले तो मैं यही कहूँगा आपको कि आपने अगर अपने नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, ताकि जब हम मॉक टेस्ट लेंगे वहाँ पे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। दूसरा, अपने आप को एनालाइज करिएगा। देखिए, आप 5-10 दिन ये वीडियोस करते हैं अलग अलग डेट के या अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है और उसी गलती को आपको करेक्ट करना है ताकि UPSC में वो रिपीट ना हो। वेरियस जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वेरियस MCQs के वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।